स्वागत। आज हम इतिहास के एक ऐसे अहम दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक, मतलब 300 साल से भी ज्यादा का वक्त। जी हाँ, बहुत लंबा अरसा है ये। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक, आप कह सकते हैं, पूरी तस्वीर पेश करते हैं। कैसे इसकी शुरुआत हुई, अलग अलग वंश कैसे आए और गए, उनका शासन का तरीका क्या था, संस्कृति पर क्या असर पड़ा, और हाँ, आखिरकार इसका अंत कैसे हुआ। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि इस दौर ने आज के भारत की नींव कैसे रखी। सही कहा। ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं होने वाला। हमारी कोशिश ये समझने की है कि सल्तनत की असलियत क्या थी, कैसे एक बाहरी ताकत ने यहाँ जड़ें जमाईं, कैसे उसने शासन किया, और वो कौन सी चीजें थीं जो 300 साल बाद भी आज भी हमारे समाज और राजनीति में कहीं ना कहीं झलकती हैं। हाँ, और अक्सर हम कुछ बड़े नाम सुनते हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उनकी नीतियां, जैसे वो एकता प्रणाली या बाजार नियंत्रण, इनका असल मतलब क्या था उस वक्त? और इन बड़े नामों के पीछे आम जिंदगी कैसी थी, अर्थव्यवस्था, वो जो मिलीजुली संस्कृति की बात होती है, इंडो इस्लामिक, वो कैसे पनपी? और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि इतनी इतनी विशाल और ताकतवर दिखने वाली सल्तनत आखिर ढह क्यों गई? क्या ये सिर्फ बाहरी हमलों का नतीजा था, या इसके बीज, कह सकते हैं, भीतर ही मौजूद थे? बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए इस पूरे दौर को खंगालते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं। ये सल्तनत एकदम से तो नहीं बन गई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो पीछे जाती हैं मध्य एशिया से हुए तुर्क हमलों में। जी महमूद गजनी आया। हाँ, गजनी आया, लूटा और चला गया। उसने कोई स्थायी राज नहीं बनाया यहाँ। लेकिन मोहम्मद गोरी, वो अलग था। हाँ, मोहम्मद गोरी का मकसद अलग था। वो सिर्फ लूटने नहीं बल्कि यहीं हुकूमत करने आया था। और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान की हार, वो निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। उसने, समझिए, उत्तर भारत के दरवाजे खोल दिए। हाँ। पर फिर 1206 में गोरी की अचानक मौत हो गई। हाँ। और उसका कोई सीधा वारिस नहीं था। अच्छा, और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ, यहीं से। क्योंकि अब गोरी के जो भरोसेमंद गुलाम सेनापति थे, हाँ। उनमें सत्ता की खींचतान शुरू हुई। बिल्कुल। और इसी खींचतान से उभरे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो यहीं से ममलूक या गुलाम वंश 1206-1290 शुरू होता है। ऐबक ने वो कुतुब मीनार की शुरुआत। हाँ, कुतुब मीनार की शुरुआत, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन उनका शासनकाल छोटा था, नींव जरूर रखी उन्होंने। तो सल्तनत को असली मजबूती किसने दी? क्या वो इल्तुतमिश थे? हाँ, बिल्कुल, इल्तुतमिश ही थे, ऐबक के दामाद। अच्छा। इल्तुतमिश को ही सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्या खास किया उन्होंने? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत अहम फैसला लिया, राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आए। हाँ, ये तो रणनीतिक रूप से ज्यादा सही लगा होगा। ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा केंद्रीय। बिल्कुल। और फिर प्रशासन को एक शक्ल दी। यहीं पर वो मशहूर इक्ता प्रणाली शुरू की गई। ये इक्ता प्रणाली हम बार बार सुनते हैं। क्या ये बस जमीन बांटने जैसा कुछ था या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ जमीन बांटना नहीं था। इसे यूं समझिए कि ये सैन्य कमांडरों और अमीरों को नकद वेतन, कैश सैलरी, अच्छा। एक इलाका यानी इक्ता का राजस्व, टैक्स वसूलने का अधिकार था। और इसी पैसे से वो अपनी सेना रखते थे, अपना खर्च चलाते थे। जो पैसा बच जाता था, फवाजिल, वो शाही खजाने में जाता था। और इसकी खास बात? इल्तुतमिश के समय खास बात ये थी कि ये ट्रांसफरेबल थी, बदली जा सकती थी, वंशानुगत नहीं थी। अच्छा, यानी इक्तादार बदलते रहते थे। हाँ, इससे सुल्तान का नियंत्रण बना रहता था उन पर। ये सत्ता के संतुलन का एक जरिया था। और वो तुर्काने चहलगानी, 40 अमीरों का गुट। जी, 40। ये इल्तुतमिश के 40 वफादार, ताकतवर तुर्क गुलाम सरदार थे। एक तरह की कैबिनेट समझिए। मददगार रहे होंगे शुरू में? शुरू में तो ताकत का स्तंभ थे, लेकिन बाद में यही गुट इतना शक्तिशाली हो गया कि सुल्तानों के लिए ही सिरदर्द बन गया। ये दिखाता है कि सुल्तान को अपनी ही बनाई व्यवस्था से चुनौती मिलती थी। बिल्कुल। इल्तुतमिश ने मानक सिक्के भी चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल। इससे व्यापार में आसानी हुई। इल्तुतमिश के बाद का दौर तो और भी नाटकीय रहा। रजिया सुल्तान
1236 से 1240। हाँ, वाकई असाधारण बात थी उस जमाने के लिए। दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक। इल्तुमिश ने अपनी बेटी को बेटों से ज्यादा काबिल समझा था, इसीलिए चुना। लेकिन उस वक्त के तुर्क अमीर, खासकर वो चालीसा वाली, हाँ, वो एक महिला शासक के अधीन काम करने को तैयार नहीं थे। बहुत साजिशें हुईं। और सिर्फ 4 साल में उन्हें हटा दिया गया और मार दिया गया। ये अमीरों की बढ़ती ताकत और उस वक्त के समाज की सीमाओं का एक दुखद प्रतीक है। रजिया के बाद तो काफी अस्थिरता रही होगी। हाँ, कई कमजोर शासक आए। ये दौर तब थोड़ा थमा जब गयासुद्दीन बलबन 1286 से 1287 आए। बलबन, उनकी खून और लोहे की नीति बहुत मशहूर है। जी, बलबन खुद चालीसा का हिस्सा थे, इसलिए वो जानते थे कि इस गुट की ताकत को कैसे तोड़ना है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुल्तान के पद की इज्जत और खौफ दोनों को बहाल करने पर जोर दिया। सबसे पहले तो चालीसा को ही खत्म किया, ये जड़ी काट दी। बिल्कुल। फिर ईरानी दरबारी रस्में शुरू की, सिजदा और पाइबोज। सिजदा यानी घुटनों के बल झुकना, और पाइबोस पैर चूमना। हाँ। इसका मकसद सिर्फ दिखावा नहीं था, ये सुल्तान को आम अमीरों से बहुत ऊपर, लगभग दैवीय दिखाने की कोशिश थी। और जासूसी व्यवस्था भी मजबूत की उन्होंने। हाँ, बहुत मजबूत जासूसी प्रणाली बनाई और मंगोल हमलों से बचाव के लिए सीमाओं की किलेबंदी भी की। लेकिन क्या इससे उत्तराधिकार वाली समस्या हल हो गई? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। सल्तनत में उत्तराधिकार का कोई साफ नियम न होना ये एक स्थायी कमजोरी बनी रही। मतलब सुल्तान की मौत हुई नहीं कि तलवारें खिंच गईं। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसी कमजोरी ने खिलजियों के लिए रास्ता साफ किया। हाँ, क्योंकि आखिरी ममलूक सुल्तान तो काफी कमजोर थे। हाँ, फिर जलालुद्दीन खिलजी आए 1290-1296। तख्ता पलट करके खिलजी वंश शुरू किया। जलालुद्दीन थोड़े नरम मिजाज के माने जाते थे। लेकिन उनका भतीजा और दमाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316, इनकी महत्वाकांक्षाएं तो बहुत ज्यादा थीं। असीम थीं। उसने जलालुद्दीन को मारकर तख्त हासिल किया और अलाउद्दीन का दौर सल्तनत के लिए आप कह सकती हैं एक शिखर था, विस्तार का, प्रशासनिक प्रयोगों का। विस्तार तो जबरदस्त किया। गुजरात, राजस्थान जीता, फिर मलिक काफूर को दक्षिण भेजा। हाँ, देवगिरी, वारंगल, मदुरई तक, जहां से बेहिसाब दौलत सल्तनत में आई। और मंगोलों को भी कई बार हराया। जी हाँ, मंगोलों का खतरा लगातार बना हुआ था और अलाउद्दीन ने सफलतापूर्वक उनका सामना किया। तो इतनी बड़ी सल्तनत, इतने युद्ध, इसके लिए तो एक विशाल स्थायी सेना चाहिए। बिल्कुल। और यहीं से अलाउद्दीन के वो सुधार शुरू होते हैं जो सल्तनत के इतिहास में मतलब अनोखे हैं। क्या थे वो सुधार? सबसे पहली और बड़ी बात, उसने पहली बार सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया, एकता पर निर्भरता कम की। अच्छा, ये तो बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। और सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा, जिसे दाग कहते थे। हाँ, सुना इसके बारे में। और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, यानी हुलिया, ये शुरू की ताकि घोड़ों या सैनिकों की अदला बदली ना हो सके। लेकिन फिर वही सवाल, इतना पैसा आया कहाँ से? नकद वेतन, इतनी बड़ी सेना? यहीं अलाउद्दीन की सख्ती और उसका प्रशासनिक कौशल दिखता है। उसने जमीन की पैमाइश करवाई। अच्छा, नाप चोक करवाई। हाँ, और फिर दोआब जैसे उपजाऊ इलाकों में भू राजस्व यानी खराज बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और उसने बिचौलियों जैसे खुद, मुकद्दम, उनके अधिकार छीन लिए, सीधा किसानों से वसूली ताकि पैसा सीधा खजाने में आए। ये किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत भारी पड़ा होगा। और वो बाजार नियंत्रण, चीजों के दाम तय कर देना, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तो आज भी मुश्किल लगता है। ये अलाउद्दीन का सबसे विवादास्पद और शायद सबसे अभूतपूर्व कदम था। उसने दिल्ली में और शायद कुछ और बड़े शहरों में भी जरूरी चीजों के दाम तय कर दिए। किन चीजों के? अनाज, कपड़ा, घोड़े, गुलाम, लगभग हर जरूरी चीज के दाम फिक्स कर दिए। कोई उससे ज्यादा नहीं ले सकता था। पर क्यों किया ऐसा? मकसद क्या था? मकसद साफ था। अगर चीजें सस्ती होंगी तो सैनिकों को कम नगद वेतन में भी गुजारा चल जाएगा। अच्छा, तो ये सेना को सस्ते में बनाए रखने का तरीका था। हाँ, मुख्य मकसद यही था कि खजाने पर बोझ कम पड़े। हो सकता है आम लोगों को भी कुछ वक्ती राहत मिली हो, पर यह साफ नहीं है। लेकिन इसे लागू करना कितना मुश्किल रहा होगा? बहुत सख्त निगरानी रखी गई, शहना ए मंडी नाम के अफसर नियुक्त किए गए, जासूस लगाए गए। और सजा? सजा बहुत कड़ी थी। कम तौलने पर उतना ही मांस काट लेने तक की सजा का जिक्र मिलता है। बाप रे। ये दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर सल्तनत किस हद तक
अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर सकती थी, खासकर सैन्य जरूरतों के लिए। लेकिन ये व्यवस्था टिकी नहीं ज्यादा दिन। नहीं, ये पूरी तरह अलाउद्दीन की सख्ती और उसकी इच्छा शक्ति पर टिकी थी। उसकी मौत के बाद ये व्यवस्था ढह गई और खिलजी वंश भी उसके बाद ज्यादा नहीं चला। खिलजियों के बाद आए तुगलक। तुगलक वंश 1320 to 1414 गयासुद्दीन तुगलक ने शुरुआत की। हाँ, लेकिन तुगलक वंश का नाम आते ही जहन में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक 1325 to 1351 का नाम आता है। हाँ, अपनी योजनाओं के लिए मशहूर, या शायद बदनाम कहना ज्यादा सही होगा। कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक MBT एक बहुत पढ़े लिखे सुल्तान थे, बड़े विचार थे उनके, लेकिन शायद वो वक्त से आगे थे या फिर अव्यावहारिक। उनकी दो योजनाएं तो बहुत ही विवादास्पद रहीं। जी हाँ, पहली राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। सोचा तो अच्छा होगा, शायद केंद्र में आ जाएगी राजधानी, दक्षिण पर नियंत्रण रहेगा, मंगोलों से सुरक्षा। हाँ, सोच शायद यही थी, लेकिन उसे लागू करने का तरीका वो विनाशकारी साबित हुआ। पूरी दिल्ली को चलने का हुक्म दे दिया। हाँ, हजारों लोग रास्ते की मुश्किलों से मर गए। योजना बुरी तरह विफल हुई और आखिरकार वापस दिल्ली लौटना पड़ा। और दूसरी बड़ी योजना थी टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा। हाँ, उस वक्त दुनिया में चांदी की कुछ कमी हो रही थी, तो उन्होंने चांदी के सिक्के टका के मूल्य के बराबर तांबे या कांसे के सिक्के चलाने का फैसला किया। विचार तो बुरा नहीं लगता, चीन में भी ऐसा हुआ था शायद। हाँ, विचार नया नहीं था, लेकिन भारत में ये प्रयोग बुरी तरह फेल हुआ। क्यों? क्या गड़बड़ हुई? सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई कि वो सरकारी टकसाल पर सही नियंत्रण नहीं रखता है। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपने घरों में ही जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। अरे, पूरा बाजार जाली सिक्कों से पट गया, व्यापार ठप, अर्थव्यवस्था चौपट। और फिर सुल्तान को अपनी ये टोकन करेंसी वापस लेनी पड़ी और उसके बदले लोगों को खजाने से असली चांदी के सिक्के देने पड़े। खजाना लगभग खाली हो गया। बड़ी अजीब विडंबना है, इतने पढ़े लिखे विद्वान सुल्तान की योजनाएं इतनी बुरी तरह नाकाम रहीं। बिल्कुल, नेक इरादे बुरे नतीजे वाली बात हो गई। लेकिन कहा जाता है कि वो धार्मिक रूप से काफी उदार थे। हाँ, ये पहलू भी है उनका। वो हिंदू योगियों और जैन संतों से मिलते थे, उनसे ज्ञान विज्ञान पर चर्चा करते थे। ये उनके व्यक्तित्व का एक अलग रंग है। उनके बाद आए फिरोज शाह तुगलक 1351-1388। उन्होंने शायद MBT की गलतियों से कुछ सबक लिया, ऐसा लगता है। फिरोज शाह ने युद्ध और विस्तार के बजाय शांति, स्थिरता और निर्माण पर ज्यादा जोर दिया। हाँ, उन्होंने नहरें बनवाईं, कुएं खुदवाए, बाग लगवाए, कई शहर बसाए जैसे हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद। अस्पताल बनवाए, दान विभाग खोला, गुलामों के लिए एक अलग विभाग, दीवाने बंदगान बनाया। उनके पास बहुत गुलाम थे। लेकिन फिरोज शाह की कुछ नीतियां आगे चलकर सल्तनत के लिए नुकसानदेह भी साबित हुईं, जैसे इक्ता प्रणाली को लेकर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिरोज शाह ने इक्ता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया। मतलब पिता के बाद बेटे को इक्ता मिलने लगा? जी, और यही नहीं, सेना में पदों को भी वंशानुगत कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि स्थानीय इक्तादार और सैन्य सरदार अपने अपने इलाकों में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। वो उसे अपनी जागीर समझने लगे। तो केंद्र यानी सुल्तान का नियंत्रण ढीला पड़ गया होगा। बिल्कुल, ये उसी केंद्रीकरण की कोशिश के ठीक उलट था जिसे सल्तनत ने शुरू में स्थापित करने की कोशिश की थी। देखिए, विडंबना ये है कि शायद स्थिरता लाने की कोशिश नहीं, अनजाने में बिखराव के बीज बो दिए। धार्मिक रूप से भी वो मोहम्मद बिन तुगलक से अलग थे, ज्यादा कट्टर। हाँ, वो ज्यादा रूढ़िवादी माने जाते हैं। उन्होंने उलेमा की सलाह पर ज्यादा ध्यान दिया, शरिया लागू करने की कोशिश की, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया जो पहले नहीं लगता था। कुछ मंदिर तोड़ने के आरोप भी उन पर लगते हैं। तो फिर फिरोज शाह के बाद तुगलक वंश का पतन तेज हो गया होगा। हाँ, उनके उत्तराधिकारी कमजोर थे, सल्तनत सिकुड़ने लगी थी। और फिर वो कयामत आई 1398 में तैमूर का हमला। हाँ, तैमूर लंग का हमला। वो एक भयानक तबाही थी। दिल्ली को लूटा गया, जलाया गया, भयानक कत्लेआम हुआ। कहते हैं कई दिनों तक दिल्ली में लाशों के ढेर लगे रहे। जी, इस हमले ने तुगलक सल्तनत की बची खुची ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सल्तनत नाम मात्र की रह गई थी। तैमूर के जाने के बाद फिर कौन आया? सैयद वंश 1414 to 1451। हाँ, तैमूर ने वापस जाने से पहले खिज़र खान को अपना गवर्नर नियुक्त किया था। उसी ने सैयद वंश की शुरुआत की। लेकिन ये तो बहुत कमजोर रहे होंगे। बहुत कमजोर शासक थे। उनका शासन दिल्ली और आसपास के बहुत छोटे से इलाके तक ही सीमित था।
वो खुद को सुल्तान भी नहीं कहते थे बल्कि तैमूरियों का गवर्नर ही मानते रहे। ये महज एक तरह का संक्रमण काल था। और फिर आए लोदी वंश 1451 से 1526, सल्तनत पर राज करने वाले पहले अफगान शासक। जी, बहलोल लोदी ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने जौनपुर को वापस जीतकर सल्तनत को थोड़ा विस्तार दिया। उनके बाद सिकंदर लोदी 1489 से 1517 आए। वो तो काफी योग्य माने जाते हैं। हाँ, सिकंदर लोदी एक योग्य और सक्षम शासक थे। उन्होंने प्रशासन सुधारा, खेती पर ध्यान दिया, राज्य को बिहार तक फैलाया और एक बहुत अहम काम किया, राजधानी दिल्ली से आगरा ले गए। आगरा, जो बाद में मुगलों की भी राजधानी बना, ये उन्होंने बसाया था क्या? हाँ, आगरा शहर की नींव और उसे राजधानी बनाने का श्रेय सिकंदर लोदी को ही जाता है। लेकिन आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी 1517 से 1526, वो अपने ही सरदारों को नहीं संभाल पाए। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ लोदियों की अफगान पृष्ठभूमि एक बड़ा कारण बनी। कैसे? देखिए, अफगान कबीलों में बराबरी का रिवाज ज्यादा था। उनके सरदार सुल्तान को बराबर वालों में पहला तो मानते थे, लेकिन पूरी तरह अपना मालिक नहीं। अच्छा, मतलब वो पूरी तरह अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। हाँ, उनमें एक तरह की स्वतंत्रता की भावना ज्यादा थी। इब्राहिम लोदी ने उन पर सख्ती से नियंत्रण करने की कोशिश की, अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की। तो सरदार नाराज हो गए? बिल्कुल। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खान लोदी जैसे ताकतवर सरदार बहुत नाराज हो गए। और उन्होंने ही बाबर को बुला लिया। जी हाँ, उन्होंने ही काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता भेज दिया। यानी घर के झगड़े ने बाहरी ताकत को दरवाजा दिखा दिया। बिल्कुल। अंदरूनी फूट सल्तनत की एक पुरानी कमजोरी रही थी और लोदियों के समय ये अपने चरम पर पहुंच गई। और नतीजा हुआ 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। हाँ, एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल पारंपरिक सेना, दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन ज्यादा अनुशासित सेना, और उसके पास थी तोपें और तुलुगमा युद्ध नीति। और बाबर जीत गया। हाँ, इब्राहिम लोदी बुरी तरह हारा और युद्ध के मैदान में ही मारा गया। और इसी के साथ 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल दौर की शुरुआत हुई। जी, एक लंबे युग का अंत और एक नए युग का आगाज। तो इस पूरे लंबे दौर का, इन 320 सालों का हासिल क्या रहा? अगर हम प्रशासन के नजरिए से देखें तो सल्तनत ने क्या छोड़ा? देखिए, एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा बनाने की कोशिश जरूर हुई। केंद्र में अलग अलग विभाग बनाए गए, जैसे दीवाने वजारत जो राजस्व और वित्त देखता था, दीवाने अर्ज सेना का विभाग, दीवाने रिसालत जो धार्मिक मामले और विदेश विभाग जैसा था, दीवाने इंशा शाही पत्राचार का विभाग। और वो इक्ता प्रणाली? इक्ता प्रणाली अपनी बात की कमियों के बावजूद शुरुआत में प्रशासन और राजस्व वसूली को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने का एक कारगर जरिया बनी। हालांकि जैसा हमने देखा, बाद में जब ये वंशानुगत हो गई तो कमजोरी बन गई। हाँ, वो केंद्रीकरण और क्षेत्रीय ताकतों के बीच का तनाव, ये तो पूरे सल्तनत काल में चलता रहा। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली खींचतान थी। और अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति पर क्या असर पड़ा सल्तनत का? अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो शहरीकरण को बढ़ावा मिला। दिल्ली, लाहौर, दौलताबाद, जौनपुर जैसे शहर व्यापार और शिल्प के बड़े केंद्र बने। आंतरिक और बाहरी व्यापार बढ़ा। मध्य एशिया और मध्य पूर्व के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए। और मानक सिक्के, सड़कें, सराएं। हाँ, मानक सिक्के, टका, जीतल, सड़कों का जाल, सरायों का निर्माण और एक डाक व्यवस्था भी थी जिसे उलूक या दावा कहते थे। इन सब ने व्यापार और संचार को गति दी। उद्योग धंधे भी विकसित हुए। हाँ, कपड़ा उद्योग तो पहले से ही था, वो और बढ़ा। धातु कर्म, कागज बनाने का काम भी शुरू हुआ। कृषि में भी कुछ नई तकनीकें आई, जैसे फारसी रहट, पर्शियन व्हील का इस्तेमाल बढ़ा। और सबसे अहम शायद वो मिली-जुली संस्कृति। बिल्कुल, शायद सल्तनत की सबसे स्थायी देन यही है, एक मिली-जुली इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास। ये कहाँ दिखती है? ये कला में दिखती है, स्थापत्य कला में, जैसे कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, लोदी मकबरे। भाषा में दिखती है, उर्दू भाषा के शुरुआती रूप यहीं विकसित हुए। संगीत में, साहित्य में, हर जगह इस संगम का असर है। ये हिंदू मुस्लिम संबंधों का दौर कैसा था? क्या इसे सिर्फ टकराव का दौर कहा जा सकता है? नहीं, ये कहना बहुत सरलीकरण होगा। ये एक बहुत जटिल और विविध दौर था। ये सच है कि टकराव भी थे, युद्ध हुए, मंदिर तोड़े जाने के भी उदाहरण मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ सहयोग और समन्वय भी था। जैसे सूफी और भक्ति संतों ने दोनों समुदायों के बीच
पुल बनाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उनके विचारों ने आपसी समझ बढ़ाई। मुस्लिम समाज खुद भी एक जैसा नहीं था। उसमें तुर्क, ईरानी, अफगान अमीर थे, फिर भारतीय मुसलमान थे, उनके बीच भी तनाव थे। हिंदू समाज ने भी अपनी पुरानी संरचना काफी हद तक बनाए रखी। तो ये सिर्फ टकराव नहीं बल्कि आपसी लेन देन और एक नई साझा संस्कृति के निर्माण का भी दौर था। बिल्कुल, इसे इसी रूप में देखना ज्यादा सही होगा। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की लगभग 325 साल की कहानी, गौरी की जीत से शुरू होकर बाबर के आगमन तक। साम्राज्य बने, बिखरे, नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं आई और गईं, एक नई मिलीजुली संस्कृति ने जन्म लिया। एक लंबा सफर था ये। हाँ, और इसका असर बहुत गहरा और स्थायी रहा। इसने जो प्रशासनिक ढांचा बनाया, जिस तरह उत्तर भारत की राजनीति को एक नई शक्ल दी और जिस मिलीजुली संस्कृति को जन्म दिया, उसकी छाप हमें बाद के मुगल काल और यहाँ तक कि आज भी दिखाई देती है। सही कहा। ये सिर्फ अतीत का एक अध्याय नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान की जड़ों का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और चलिए जाते जाते एक सवाल अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जी। देखिए, सल्तनत का अंत बाहरी हमलों, तैमूर और फिर बाबर से हुआ, ये तो साफ है। लेकिन जिस तरह सुल्तान और अमीरों के बीच सत्ता की वो खींचतान हमेशा चलती रही, जिस तरह इक्ता प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं बाद में वंशानुगत होकर कमजोरी बन गई, हाँ। तो क्या सल्तनत का बिखराव अंदरूनी कारणों से ही होना लगभग तय नहीं था? मतलब क्या वो बाहरी हमलों के बिना भी देर सवेर अपने ही बोझ तले ढह जाती? जी, वाकई एक बड़ा सवाल है। सोचने वाली बात है कि अंदरूनी कारक कितने मजबूत थे। हाँ। हाँ, तो इस पे जरूर सोचिएगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।